अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम कैपिटल बजटिंग की जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में कवर नहीं की थी वो हम देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कैपिटल बजटिंग के, उसको इन डेप्थ में देखा था, तो उसमें हमें अच्छा खासा टाइम लगा था। और फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने डेफिनेशन के जो पार्ट्स थे उनको इन डिटेल देखा था, जिसमें सबसे पहले था आइडेंटिफाइंग, उसको देखा था कि जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल्स क्या है। फिर हमने एनालाइजिंग की तरफ गए थे, और एनालाइजिंग से पहले जो कैश फ्लो चेकलिस्ट होता है वो देखा था कि वो क्या होता है, उसका एक मॉडल भी देखा था। फिर हम टेक्निक्स की तरफ गए थे, सबसे पहले हमने डिस्क्राइब किया था टेक्निक्स के हैं। फिर हमने एनपीवी देखा था कि एनपीवी क्या होता है, उसके बारे में हमने कहा था कि एनपीवी उसमें हम डिफरेंस लेते हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो का और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज का। उसके बाद हमने पे बैक पीरियड देखा था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस लेक्चर को सुनने से पहले मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 2 वो लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो चीज़ समझाई है वो है एनपीवी। वो मैं लाजमी सुनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनपीवी इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारा आईआरआर। तो एनपीवी क्या था, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसमें हमने क्या कहा था वो मैं चीज़ एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि ये समझने में आसानी हो। एनपीवी में हमने ये कहा था कि हमारे पास दो किस्म के कैश फ्लोज होते हैं, एक हमारा इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट की होती है वो, दूसरी हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज। इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास एनपीवी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव में कोई भी डिजिट भी हो सकता है। इसी तरह नेगेटिव में भी कोई डिजिट हो सकता है, -1.5, -1.7, इस तरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था ना कि एनपीवी डिफरेंस होता है दोनों कैश फ्लोज के दरमियान, इनिशियल कैश आउटफ्लो और एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान। ठीक है, तो अब मैंने ये कहा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये ज़ीरो के इक्वल भी हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे आईआरआर। ठीक है, आईआरआर क्या कहता है? आईआरआर कहता है कि ये वो रेट है, आईआरआर है क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है, वो रेट है जहाँ पे हमारी एनपीवी इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, देखें कि एनपीवी हमने क्या पढ़ा था कि एनपीवी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो के इक्वल भी हो सकती है। लेकिन जिस रेट पे हमारी एनपीवी ज़ीरो के इक्वल हो जाए उसको कहा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस रेट पे हमारी एनपीवी ज़ीरो हो गई वही हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि हम इनफ्लोज जो हमारे कैश के हैं फ्यूचर के एक्सपेक्टेड, उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे, फिर आउटफ्लो लेंगे हमारे जो इनिशियल कैश आउटफ्लो है उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो वो इक्वल टू ज़ीरो होगा इस रेट पे। ये वो रेट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसमें अब साथ में ये कहा गया है कि आईआरआर हैज़ टू बी सॉल्व विद ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, अब ट्रायल एंड एरर मेथड ये मैं आगे चल के इस लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, आपको बेहतर समझ आएगा। पहले डेफिनेशन को एक और उन्होंने अल्टरनेटिव डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्ट इनिशियल कैश आउटफ्लो। मतलब वही बात है कि जिसमें हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब इनिशियल कैश आउटफ्लो है, वो इक्वल हो जाए फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के। जब वो इक्वल हो जाएगा तो फिर उन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो वो ज़ीरो ही आएगा ना। तो वही बात है, डेफिनेशन को दूसरे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट है जहाँ पे हमारी एनपीवी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो एनपीवी ज़ीरो कब होगी वो आप देखेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो रेट फाइंड कैसे करेंगे जिस रेट पे हमारी एनपीवी ज़ीरो होती है। अब मैं उसकी तरफ चलने वाला हूँ। अब आईआरआर की तो समझ आ गई, अब हम ये देखेंगे कि आईआरआर हम फाइंड कैसे करेंगे। इसको फाइंड करने से पहले पहले एक टर्म आप समझ लें, वो है इंटरपुलेट। ठीक है, इस स्लाइड के सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ इंटरपुलेट। इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो एस्टिमेट एन अननोन नंबर दैट लाइज बिटवीन समवेयर बिटवीन टू नाउन नंबर्स। कि हमने एक अननोन नंबर को फाइंड करना है। इसमें मतलब हमने एक अननोन नंबर को फाइंड करना है। फाइंड करना मीन्स हमारे लिए अननोन ही है वो। ठीक है, तो एक ऐसे नंबर को फाइंड करना है जिसका भी हमें पता नहीं है वो नंबर लाई कहाँ कर रहा है। दो ऐसे नंबर हैं जिनका हमें पता है, उनके दरमियान कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले वो जो दो नंबर्स हैं जिनका हमें पता है, हम कह रहे हैं कि इस इंटरपोलेट में हम कह रहे हैं कि हमें पता है, वो पहले हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, वो इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जाके हम
जो है उस दरमियान वाले नंबर को फाइंड करेंगे जो दोनों नंबर के दरमियान लाई कर रहा है। ठीक है, ये कैसे है, ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड जब हम के तहत हम स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आपको इंटरपोलेट की इस डेफिनेशन की एग्जैक्ट समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन और मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा लिंक हुआ हुआ है। अब इन्होंने कहा हुआ है कि इफ़ वी हैव एस्टिमेट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि जब हम IRR फाइंड करते हैं ना, ठीक है, तो इसके लिए कोई एग्जैक्ट रूल उन्होंने नहीं बताया हुआ, इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत करते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, पहले हम एक रेट लगा के रख देखेंगे, उससे हमारा रेलिवेंट आंसर आ रहा है, ठीक है, नहीं, फिर अपनी तरफ से सपोज करके दूसरा रेट लगाएंगे, उससे आ रहा है, ठीक, नहीं, तो तीसरा लगाएंगे, इस तरह ये चलता रहता है। ठीक है, और ये इजीली आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम दो नंबर हमने फाइंड करने होते हैं। दो नंबर कौन से, एक पॉजिटिव नंबर फाइंड करना होता है, एक नेगेटिव नंबर फाइंड करना होता है। पॉजिटिव नंबर फाइंड करने से क्या मुराद है कि हमने वो पॉजिटिव नंबर फाइंड करना है जो ज़ीरो के करीब तरीन हो। ठीक है, अपनी तरफ से हमने नहीं लिख देना कि 0.1 हो गया करीब तरीन, नहीं, हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब फाइंड कैसे करना है, हमने सबसे पहले क्या करना है कि ऐसा डिस्काउंट रेट लगाना है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज़ की। इनफ्लोज़ हमें गिवन होंगे सारे, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल का प्रोजेक्ट है, उसके इनफ्लोज़ हमें सारे गिवन होंगे। ठीक है, उस पर डिस्काउंट रेट हमने खुद सपोज करना है। ठीक है, खुद सपोज करना है डिस्काउंट रेट, और हमने वो डिस्काउंट रेट लगा के देखना है क्या इसमें पॉजिटिव आंसर आ रहा है ज़ीरो के करीब तरीन। ठीक है, फिर हमने देखा कि नहीं आ रहा, बहुत दूर आ रहा है ज़ीरो के, फिर दूसरा डिस्काउंट रेट खुद से सपोज करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, जो ज़ीरो के करीब तरीन पॉजिटिव आंसर आएगा एक वो रखेंगे, फिर दूसरा हम नेगेटिव में फाइंड करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट रेट पॉजिटिव में ही होगा लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव में, आंसर नेगेटिव में आता जाएगा। वो कैसे आएगा फिर मैं बताऊंगा, लेकिन हम इस तरह करके इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ना, उसको ये नीचे जो आई अननोन है, ये इंटरपोलेट का फार्मूला है, इसमें फाइंड करेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वही हमारा IRR होगा। ठीक है, अभी आई होप कि कुछ बेसिक आपका वो मैप सा बन चुका होगा जहन में, लेकिन इसकी एग्जैक्ट समझ आपको क्वेश्चन से आएगी, ऐसे नहीं आने वाली। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इसकी परफेक्टली समझ आ जाएगी कि ये IRR हम फाइंड कैसे करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे देखें कि ईयर 0 1 2 3 4 5, 5 साल का हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको मैंने एक्सेल के थ्रू सॉल्व किया हुआ है, मैनुअल कैलकुलेशन भी इसकी हम करेंगे, तो एक्सेल के थ्रू हमने सॉल्व किया हुआ है, इसके आंसर को फिलहाल आप रहने दें। अब सिर्फ इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। सबसे पहले देखें कि ईयर 0 है, हमने -800 लिखा है, मतलब कि पहले आज हमने $800 इन्वेस्ट किया, $800 इन्वेस्ट किए। पहले साल हमें रिटर्न मिला 200, दूसरे साल 250, तीसरे साल 300, फिर 350, फिर 400। ये 5 साल के हमारे कैश फ्लोज हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, हमें ये जो 5 साल के कैश फ्लोज हैं ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन होंगे। आपको क्वेश्चन इसी तरह आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह आएगा। अब जब क्वेश्चन इसी तरह आएगा तो हमने कैसे फाइंड आउट करना होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन कैश फ्लोज की हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें रेट जो होगा, जो अगर उन्होंने दिया भी होगा ना, वो हमने इसमें पुट नहीं करना होगा, रेट हमने खुद से सपोज करना होगा। ठीक है, अब 20% करें, 25% करें, 22% करें, 18% करें, 15% करके रख के देखें। ठीक है, आपको अंदाज़ा होता जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बताता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास जो कैश फ्लोज थे, हमने वही हमने NPV वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब NPV वाला फार्मूला हमने इसमें लगा दिया, तो हमने देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लस, अब ये देखें कि इसमें मैंने प्लस क्यों लिखा हुआ है, हालांकि ये तो माइनस होते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने जो फार्मूला सॉरी जो कैश फ्लोज लिखे हुए थे अपने क्वेश्चन में, वो हमने -800 करके लिखे थे। हालांकि उसके साथ माइनस तो नहीं है ना, लेकिन वो एक्सेल के हिसाब से मैंने इधर -800 करके लिख लिया, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर माइनस आता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसमें से हमने क्या माइनस करना है, NPV में जो हमने जैसे फाइंड किया था कि हमारे पास दो किस्म के कैश फ्लो होते हैं, इनिशियल कैश आउटफ्लो, ठीक है, वो है 800, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो अब फ्यूचर कैश फ्लोज तो हमारे पास है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखें CF1 डिवाइडेड बाई 1 + k की पावर 1 प्लस CF2 डिवाइडेड बाई 1 + k की पावर 2, इस तरह करके ये 5 साल के कैश फ्लोज है। इन सब में वही वैल्यूज़ पुट कर दी जो हमारे पास कैश फ्लोज गिवन थे। पहले साल के 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400 पुट कर दिए। ठीक है, नीचे डिस्काउंट रेट मैंने लगाया हुआ है 23%। अब मैंने 23% ही क्यों लगाया, इसको पहले मैंने 18% रख के सॉल्व करके देखा था, इसको 25% पे रख के भी सॉल्व करके देखा था, तो वो वैल्यू बहुत ज़ीरो से बहुत दूर दूर आ रही थी। ठीक है, तो मैंने जब इसको 23% पे रखा, ठीक है, तो मैंने रेट 23% लगाया, तो उसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो मेरे पास आंसर आया
15.94। ठीक है, आंसर माइनस में आ रहा था जब मैंने डिस्काउंट रेट 23% पे रखा। ठीक है, पहले मैंने 15 पे भी रख के देखा था, 20 पे भी रख के देखा था, 25 पे भी रख के देखा था। ठीक है, तो जब तो उस वक्त बहुत दूर दूर आ रहा था, मैंने 23% पे रख के देखा तो -15 है, अब ज़ीरो के करीब तो था। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको 23% से -15 आ रहा है तो 22% करके रख के देता हूँ, तो शायद ये -0.3 इस तरह कोई आ जाए। तो 22% पे जब इसको मैंने रखा, ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो हमने फिर क्या करना है कि पॉजिटिव वैल्यू भी ढूंढनी है क्लोज़र के। ठीक है, तो मैंने वही नेगेटिव को मज़ीद ज़ीरो से के क्लोज, इससे ज़्यादा क्लोज की और वैल्यू ढूंढने के लिए इसको 22% पे रख के देखा। जब 22% पे रख के देखा तो मेरे पास जो आंसर है वो 3.10 आ गया। तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं 23 पे रखूँगा तो ये माइनस में आंसर आएगा, ज़ीरो के करीब 3 यही है। ठीक है, क्योंकि 23 पे रखा था ना। उसके बाद मैं 22 पे रखा तो ये पॉजिटिव में आ गया। इससे करीब 3 ना, ज़ीरो के करीब 3 ना मैं नेगेटिव वैल्यू और कोई ढूंढ सकता हूँ, ना ही कोई पॉजिटिव वैल्यू इतनी करीब ढूंढ सकता हूँ। क्योंकि देखिए 23 पे रखा, -15 आ रहा है तो 22 इससे कम कर सकता हूँ ना, तो वो पॉजिटिव में चला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं उसको 21 पे करूँगा तो वो बहुत दूर हो जाएगा ज़ीरो के। तो इससे सिंपल सी मुराद क्या है कि हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने होते हैं, ठीक है, जो ज़ीरो के करीब तीन हो, एक नेगेटिव में ज़ीरो के करीब हो, एक पॉजिटिव में ज़ीरो के करीब हो। वो आएगा कैसे? डिस्काउंट रेट हमने खुद देखना होगा। तो डिस्काउंट रेट हमने देखा, जब 23% पे रख के देखा तो मेरा आंसर आ गया था नेगेटिव में, ज़ीरो के। मैं सोच रहा था ये ज़ीरो के दूर है, जब मैं क्वेश्चन फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था मैं सोच रहा था ये ज़ीरो से दूर है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा ज़ीरो से मज़ीद करीब थी मैं नेगेटिव वैल्यू फाइंड करूँ। तो अब 24 पे तो बहुत दूर दूर आ रही थी ना, 23 पे थोड़ी करीब आई। फिर जब 22 पे मैंने रख के किया तो ये तो पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, तो फिर मुझे पता लगा कि 22 पे ये ज़ीरो के करीब थी, जो पॉजिटिव नंबर है वो आएगा, और 23 पे जो ज़ीरो के करीब तीन नेगेटिव नंबर है वो आएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने दोनों नंबर ढूंढने हैं ज़ीरो के करीब तीन, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। एक बार फिर रिवाइंड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कैश फ्लोज गिवन होंगे। ठीक है, हमने आईआरआर फाइंड करना है। आईआरआर मतलब वो रेट फाइंड करना है जिस पे हमारी एनपीवी ज़ीरो के इक्वल हो। वो कैसे फाइंड होगी? वो हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत होगी। हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत क्या करना है कि हमारे पास कैश फ्लोज गिवन है, इनिशियल कैश आउटफ्लो भी गिवन है। हमने पहले फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट रेट कौन सा लगाना है? डिस्काउंट रेट अपनी मर्ज़ी से लगाना है। और क्या जहन में रख के लगाना है कि जहाँ पे हमें एक वैल्यू ऐसी चाहिए, दो वैल्यूज़ चाहिए ना। एक वैल्यू ऐसी चाहिए जो ज़ीरो के करीब तीन हो लेकिन हो पॉजिटिव में, और दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए जो हो ज़ीरो के करीब लेकिन हो नेगेटिव में। मतलब एक नेगेटिव में ज़ीरो के करीब तीन, एक पॉजिटिव में ज़ीरो के करीब तीन, ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए। और हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब भी यही है कि पहले एक लगा के देखना, नहीं मिल रहा सही, दूसरा लगाएं रेट, नहीं मिल रहा तीसरा लगाएं, नहीं मिल रहा चौथा लगाएं। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, दो आपने लगाए, तीन लगाए, चौथे में आपको पता चल जाएगा करीब तीन कौन सा होगा। मैंने आई थिंक पहले 18 लगाया, फिर 20 लगाया, 25 लगाया, फिर 23 लगाया, तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि 23 पे जब ये इस मेरा -15 आया तो मैं सोच रहा था 22 पे शायद -3 आ जाए, -2 आ जाए, -1 आ जाए, लेकिन 22 पे ये पॉजिटिव में करीब तीन आ गया। तो फिर मुझे पता लग गया कि जो मैंने 23 पे इसको रख के फाइंड किया था वही नेगेटिव में करीब तीन है। इससे करीब तीन और आ ही नहीं सकता। जब इससे करीब तीन और आ नहीं सकता तो अब मेरे पास एक पॉजिटिव में भी ज़ीरो के करीब तीन आ गया, एक नेगेटिव में भी ज़ीरो के करीब तीन आ गया। अब इंटरपोलेट को जहन में लाएं। इंटरपोलेट क्या कहता था? इंटरपोलेट कहता था कि इंटरपोलेशन क्या है कि फाइंडिंग एन अननोन नंबर दैट लाइज बिटवीन टू नाउन नंबर। तो ये टू नाउन नंबर हमें मिल चुके हैं। मैं कह रहा था कि इंटरपोलेट को आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, वो यही चीज़ कह रहा था इंटरपोलेट में, कि हमने क्या करना है इंटरपोलेट में, दो नाउन नंबर्स के दरमियान एक अननाउन नंबर लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे इंटरपोलेशन स्टार्ट होती है। इससे पहले यहाँ तक हिट एंड ट्रायल मेथड था। ये जो दो नंबर्स हमने फाइंड किए ये हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत किए। ठीक है, अब जब हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत हमें दो नंबर मिल चुके हैं, एक पॉजिटिव ज़ीरो के करीब तीन, एक नेगेटिव ज़ीरो के करीब तीन, अब हम क्या करेंगे, अब हमें आईआरआर मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? इंटरपोलेशन के तहत मिलेगा। और इंटरपोलेशन ही ये कहता ही यही है कि फाइंडिंग एन अननोन नंबर दैट लाइज समवेयर बिटवीन टू नाउन नंबर्स। ठीक है, तो अब देखें कि जो हमारे पास आएगा ना आईआरआर, वो 23% और 22% के दरमियान होगा। मतलब 22 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, ना 23% से बड़ा होगा ना 22% से छोटा होगा। क्यों? इंटरपोलेट कहता ही यही है। ठीक है, कि जो लाई कर रहा है बिटवीन टू नाउन नंबर्स। तो टू नाउन नंबर्स हमें मिल चुके हैं। टू नाउन नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत। अब हम चलेंगे इंटरपोलेशन की तरफ।
जिससे हम IRR को फाइंड करेंगे। IRR क्या है? वो रेट जिस पे NPV इक्वल टू 0 हो जाए। अब इंटरपोलेट का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इंटरपोलेट क्या है? आई अननोन, ठीक है। आई अननोन क्यों लिखा गया? क्योंकि हम अननोन नंबर ही फाइंड कर रहे हैं ना। इक्वल टू आई लो प्लस वैल्यू लो आई माइनस वैल्यू अननोन डिवाइडेड बाई वैल्यू लो आई माइनस वैल्यू हाई आई, ब्रैकेट क्लोज, इनटू आई हाई माइनस आई लो। अब मैं पहले बता देता हूँ कि आई हाई और आई लो क्या है। देखिए हमारे पास दो इंटरेस्ट रेट हैं जो हमने पीछे ट्रायल मेथड के तहत फाइंड किए। एक है 22%, एक है 23%, ठीक है। अब 22% लोअर है ना, 23% हायर है, 23% 22% से बड़ा है, और इसी तरह 22% 23% छोटा है। तो हमारे पास जो लोअर इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा है? वो 22%, इसलिए उसको आई लो कहेंगे। जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा है? वो 23% है, इसलिए उसको आई हाई कहेंगे, ठीक है। तो अब जब आई लो रखा हमने, मतलब 22% रखा, उस वक्त जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो वैल्यू लो आई होगी, ठीक है। और जब आई हाई रखा हमने, मतलब कि इंटरेस्ट रेट जब हायर रखा, 23% रखा, उस वक्त जो वैल्यू आई थी वो लोअर वैल्यू होगी, मतलब वैल्यू लो आई होगी, वो है हमारे पास -15.94। यहाँ तक समझ आ चुका। अब इंटरपोलेट के फार्मूले में ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ठीक है। आई लो की जगह, आई लो है ना, वैल्यू लो आई तो नहीं है ना, आई लो है तो मतलब इंटरेस्ट रेट लोअर, वो कौन सा? 0.22, मतलब 22% को डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0.22 आ गया, प्लस फिर उसके बाद हम वैल्यू लो आई, मतलब कि जब इंटरेस्ट रेट लोअर रखा तो वैल्यू क्या आई थी? 3.10, वो लिख दी, माइनस वैल्यू अननोन, ठीक है। अब अननोन वैल्यू कौन सी है? ये वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। तो हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? ज़ीरो। ज़ीरो कैसे? क्योंकि हमने कहा कि हमने IRR क्या है कि वो रेट जिस पे NPV इक्वल टू 0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने वो रेट फाइंड करना है जिस पे वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। रेट तो हमने फाइंड करना है ना। उसके बाद वैल्यू लो आई इसी तरह हमने पुट करना है, माइनस वैल्यू हाई आई मल्टीप्लाई बाई आई हाई माइनस आई लो। ये पुट करने के बाद जब आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आ रहा है 22.16%, ठीक है। आगे उसके लंबे डिजिट्स हैं, तो 22.16%। अब पीछे रिवाइंड करें वीडियो तो जो एक्सेल में हमने कैलकुलेशन की थी वो भी यही आंसर आ रहा था, 22.16, ठीक है। तो अब इंटरपोलेट का डेफिनेशन को देखें कि फाइंडिंग एन अननोन नंबर दैट लाइज बिटवीन टू नाउन नंबर्स। टू नाउन नंबर्स हमारे पास कौन से थे? ठीक है, वो थे 22% और 23%। वो कैसे आए? हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इंटरपोलेट यही कह रहा है कि जो हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत आपके पास दो नंबर आए 22 और 23, उनके हमने एक अननोन नंबर फाइंड करना है जो उनके दरमियान लाई कर रहा है। तो देखें 22% था एक और एक 23% था, तो ये 22.16 उन दोनों के दरमियान ही लाई कर रहा है। तो इट मीन्स ये आंसर हमारा करेक्ट है। अगर आप इसको मज़ीद रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करें कि 22.16 ये पूरा इंटरेस्ट रेट लें, ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट्स नहीं, पूरा इंटरेस्ट लें, ये आगे 2854, ताकि पॉइंट की भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये लें और NPV फाइंड करें। NPV आपकी 0 के इक्वल आएगी। अगर 0 के इक्वल आ रही है इट मीन्स आपका IRR ठीक है। अगर 0 के इक्वल नहीं आ रही तो इट मीन्स आपका IRR ठीक नहीं है। और 100% श्योर हो गई ये आएगी। आप इसको खुद चेक करें, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके नहीं डाला कि आप खुद चेक करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे, मेरे प्रोफाइल पे मेरा नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट डिटेल में फिर समझा दूंगा। तो ये आपने खुद फाइंड करना है, ठीक है। बस वही NPV का जो फार्मूला जो पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, वही आपने सिर्फ इंटरेस्ट रेट कौन सा लगाना है, 22.162854%। तो मैं फिर एक बार पूरा स्केच बता देता हूँ। इसमें क्या करना है कि हमारे पास कैश फ्लोज गिवन होंगे और कहा जाएगा IRR फाइंड करें, ठीक है। शायद इंटरेस्ट रेट गिवन भी हो, ठीक है। इंटरेस्ट रेट गिवन भी होता है बाज़ टाइम, लेकिन आपने इंटरेस्ट रेट वो यूज़ नहीं करना। अब वो इंटरेस्ट रेट यूज़ क्यों नहीं करना? क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट है, लेकिन हमें डिस्काउंट रेट चाहिए। और डिस्काउंट रेट कौन सा हमें चाहिए? वो डिस्काउंट रेट चाहिए जिसमें हमें डिस्काउंट रेट चाहिए ना। एक वो रेट जिस पे आंसर 0 के करीब भी ना आए लेकिन पॉजिटिव में आए, दूसरे में आंसर 0 के करीब भी ना आए लेकिन नेगेटिव में आए। तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत हम पुट करते रहेंगे, तो जब एक हमारे पास आ जाएगा आंसर तो दूसरा हमारा इजीली आ जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा माइंड तेज़ चलने लगता है और हम इतनी ईजिली हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत हमारे पास दो नंबर आ गए, उसके बाद हम उसको इंटरपोलेट करेंगे। इंटरपोलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि ये आंसर ठीक है या नहीं, तो आप एक्सेल से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। एक्सेल अगर पेपर्स में नहीं है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखें कि जो हमने अननोन नंबर फाइंड किया था, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत
जो है नंबर फाइंड किए थे, ठीक है, दो इंटरेस्ट रेट फाइंड किए थे। ये जो IRR हमारे पास आई है उन दोनों के दरमियान लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस इंटरेस्ट रेट को जो IRR हमने फाइंड किया इसको दोबारा NPV के फार्मूले में पुट करें, ठीक है। जो हमने NPV का फार्मूला पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था वो आप उसमें पुट करें और उसमें आंसर देखें, ज़ीरो के इक्वल आएगा। अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो इट मीन्स आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। ये NPV फाइंड करने का फार्मूला दोबारा लिख भी दिए आपने। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज फाइंड करनी है माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोज। आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपकी आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आपने फाइंड करनी है। इनफ्लोज कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको गिवन होंगे कि जो कैश फ्लोज आपको गिवन होंगे वही आपके इनफ्लोज है, ठीक है। तो ये नीचे मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है, फार्मूला टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। मैंने ऊपर गलती से लिख दिया NPV एज एंटर। ये NPV नहीं बल्कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज हम फाइंड कर रहे हैं। इसको फाइंड करने के बाद हम ऊपर वाले फार्मूले में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास NPV कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया ऑफ IRR, ठीक है। इसकी सिंपल सी बात है, IRR हम जो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ और होगी, वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी हम वैसे क्वेश्चन में तो वैक देंगे नहीं, वो एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया देंगे स्टडी के लिहाज से देखा जाए। लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो वैक हमारे पास अवेलेबल होता है। वैक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी भी है, डेट भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों का वेटेड एवरेज लेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। तो हम ये देखेंगे तो जो हमारा IRR है सपोज के 20% है, ठीक है। अगर वो हमारा वैक से बड़ा है, एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है, तब वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। इसकी सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ सादी सी, कि अगर हमारा जो पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो उस पे हमें इंटरेस्ट या उसकी कॉस्ट देनी है 20% और हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 25%, तो 5% हमें ज़्यादा है, हमारे खर्चों से ज़्यादा है मुनाफा, तो इट मीन्स हमारे लिए वो बेनिफिशेंट है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो प्रोजेक्ट हमारे शेयर होल्डर के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करेगा, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब IRR हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो जाए, इट मीन्स कि हमने कैपिटल जो हमने पैसा लगाया हुआ है उसका कर्जा लेकर लगाया हुआ है, सूद हमने देना है बैंक को 20% और IRR 18% आ रहा है, तो ये 2% तो हम नुकसान में चल रहे हैं, हमने खर्चे ज़्यादा हैं, हमारा फ़ायदा कम हो रहा है। तो इसलिए फिर हम सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर IRR वैक के इक्वल आ जाता है तब वही सिचुएशन आ जाएगी जो NPV में मैंने बताई थी, कि हम ये देखेंगे कि IRR और वैक इक्वल हो गया है, तो अब कंपनी की पॉलिसी देखेंगे। अगर वो पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी लग रही है कि इससे ज़्यादा कहीं भी मिल नहीं रहा, तो फिर हमने सर्वाइव तो करने, हम उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशंस अच्छी चल रही हैं तो और इससे ज़्यादा भी हम कमा सकते हैं, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। वो कंपनी वक्त के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, पॉलिटिकल सिचुएशंस के लिहाज से, अपने स्वॉट एनालिसिस मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, थ्रेट्स को देखते हुए फिर डिसीजन लेते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट करें या ना। वो एक्सेप्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर वैक से कम हो जाए IRR तो फिर तो रिजेक्ट है, और वैक से IRR ज़्यादा हो जाए तो फिर एक्सेप्टेबल है। अगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखें तो सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखें तो इन्होंने कहा हुआ है कि ये अंडरस्टैंड करना इजी है। अब अंडरस्टैंड करना वाकई इजी है, क्योंकि IRR हमसे पूछे कोई क्या है तो हम सिंपल सा बता सकें कि वो रेट है जहाँ पे NPV ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। तो सिंपल सा अंडरस्टैंड करना। उसके बाद ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। हम इसमें डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख रहे होते हैं कि मनी की वैल्यू विद द टाइम चेंज हो रही है, तो अगर फ्यूचर में कोई कैश फ्लोज हैं आज उनकी वैल्यू क्या है, तो डिसीजन अच्छा ले सकते हैं हम। फिर बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, तो वही चीज़ है कि हम जो कैश फ्लोज हैं उनकी डिस्काउंटिंग करते हैं, तो उस टेक्निक पे डिपेंड कर रहा है, तो हम एग्जैक्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। अब स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं, ठीक है, तो उतना कंसिस्टेंट नहीं होता उनके साथ, ये किसका डिसएडवांटेज है। अब इसके बाद है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसको मैं नॉर्मली सारी टेक्निक्स के एंड पे पढ़ाता रहता हूँ, लेकिन ये स्लाइड पहले है तो पहले ही पढ़ा देता हूँ। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अभी देखें कि हमने कितनी टेक्निक्स पढ़ी। सबसे पहले हमने NPV पढ़ी, ठीक है, फिर पे बैक पीरियड पढ़ा, फिर IRR पढ़ा। इसमें हमने दो किस्म के कैश फ्लोज की बात की, एक इनिशियल कैश आउटफ्लो जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, दूसरी हमने क्या बात की, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज, ठीक है। हमने मतलब कि हमने कैश फ्लोज की बात की, और ये वाहिद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की जिसमें हम कैश फ्लोज की बात नहीं करेंगे, ठीक है।
क्यों नहीं करेंगे वो मैं बताता हूँ। इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए ईजी ट्रिक बता रहा हूँ कि इसमें हम कैश फ्लोज़ की बात नहीं करेंगे, बाकी सारी टेक्निक्स में कैश फ्लोज़ की बात होती है सिवाय इसके। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को जो दूसरा नाम है वो बुक रेट ऑफ रिटर्न भी है, तो कहीं जगह इसको बुक रेट ऑफ रिटर्न के तौर पर पुकारा जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि हम मालूम करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब जो कैपिटल प्रोजेक्ट है उस पे हम रिटर्न फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? अकाउंटिंग नंबर को यूज़ करते हैं, कैश फ्लोज को नहीं यूज़ करते। इससे मुराद क्या है कि इसमें बात होगी पास्ट की, ठीक है। बाकी तमाम टेक्निक्स में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं ना। मतलब कि प्रेजेंट अगर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, हम यही बात कर रहे होते हैं फ्यूचर की। इसमें हम बात करेंगे पास्ट की। मतलब कि हम पिछले 5 साल या 10 साल के अकाउंटिंग इनकम्स उठाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग इनकम उठाएंगे और उसकी बेस पे डिसीजन लेंगे कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। पास्ट की बात करेंगे। इसमें सिंपल सी उन्होंने यही बात कही कि अकाउंटिंग नंबर को यूज़ करेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट हम मालूम करेंगे, कैश फ्लो को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें उन्होंने सिंपल सी बात ये बताई हुई है कि हम कैश फ्लोज को यूज़ नहीं करेंगे, अकाउंटिंग नंबर्स को यूज़ करेंगे। कौन से अकाउंटिंग नंबर? पास्ट के, ठीक है। वो पास्ट के अकाउंटिंग नंबर्स मिलेंगे कहाँ से? पास्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें से हमें मिलेंगे। उसको यूज़ करते हुए जो रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट है उसको यूज़ करते हुए हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करेंगे। मतलब वो ये देखेंगे कि पास्ट में हम किन किन प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट करते रहे हैं और किन किन प्रोजेक्ट से हमें कितना रिटर्न मिलता रहा है, और उससे उनको अंदाज़ा होगा कि अगर पास्ट में इतना अच्छा मिल रहा है तो इट मीन्स आगे भी मिलेगा, ठीक है। तो वो उस बेस पे डिसीजन लेंगे। ARR ये कहता है। ये फाइंड कैसे होता है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू, ठीक है। अब जितनी भी नेट इनकम पिछले 5 साल या 10 साल की होगी उसकी हम एवरेज लेंगे। एवरेज कैसे? अगर 10 साल की है तो 10 साल की नेट इनकम को लेके उनको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, मतलब एवरेज ले लेंगे। अगर 5 साल की है, 5 साल की नेट इनकम को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। अब है एवरेज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कौन सी है? उनके मतलब कि पूरी जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है ना कैपिटल प्रोजेक्ट, उसकी बुक वैल्यू देखेंगे, ठीक है। कि हमने सपोज के 10 लाख इन्वेस्ट किया, इनकम कितनी आई, ठीक है। तो वो बुक वैल्यू हमें गिवन होगी। इसकी क्वेश्चन अगर आ रहा है बुक वैल्यू हमें गिवन होगी। बुक वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मेन मकसद बुक वैल्यू या नेट इनकम फाइंड करना नहीं है। इसमें मेन मकसद हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। तो बुक वैल्यू भी गिवन होगी। जितनी भी बुक वैल्यू गिवन है उतनी उस सबको प्लस करके सपोज के 10 गिवन है, 10 बुक वैल्यू, तो 10 साल हम ले रहे हैं तो 10 बुक वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय n+1 मतलब 10+1, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसको इधर फार्मूले में पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा? सपोज के प्रोजेक्ट ए है, ठीक है। प्रोजेक्ट ए के पिछले 10 साल का, ठीक है, 10 साल की हम नेट इनकम और बुक वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बी की भी उठाई, प्रोजेक्ट सी की भी उठाई, इसी तरह सारे प्रोजेक्ट्स की हमने ये इनकम्स और बुक वैल्यू उठाई और उन सब का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर दिया और हमें पता चल जाएगा कि पिछले 5 साल या 10 साल किस प्रोजेक्ट ने सबसे अच्छा हमें रिटर्न दिया है, ठीक है। तो फिर उस बिहाफ पे हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पास्ट के डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया पे। तो अगर हम इस अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बिहाफ पे डिसीजन लें तो अगर हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर आ जाए या फिर इससे ग्रेटर हो जाए, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है, हमने पिछली तमाम टेक्निक्स में ये कहा कि NPV इक्वल टू 0 होगी तो उसको एक्सेप्ट किया भी जा सकता है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जब NPV ग्रेटर देन 0 होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यही बात कही ना। लेकिन यहाँ पे हमने ये कहा कि अगर वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बराबर आ गया हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न तो, या फिर उससे ज़्यादा आ गया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कौन सा होता है? वो वही रिटर्न होता है जो हमें रिक्वायर होता है। अब हमें कौन सा रिक्वायर है? हम कोई एवरेज चीज़ तो कभी अपने लिए पसंद करते हैं नहीं। हम यही चाहते हैं सारे खर्चे निकाल के कुछ पैसा बचा भी हो। तो उसी बेस पे हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपना एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं, अपना स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। स्टैंडर्ड बड़ा सोच समझ के बड़ा हाई स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब हमने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया कि 22% हमें चाहिए, ठीक है। तो 22% हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमारा अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 22% के बराबर आ जाए या इससे बड़ा आ जाए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब NPV इक्वल टू 0 के इक्वल हमने कहा था कि उसको एक्सेप्ट किया भी जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि NPV का मतलब है कि वो कोई स्टैंडर्ड नहीं था। उसका मतलब ये है कि हमारे अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, कोई एक्स्ट्रा पैसा और नहीं बच रहा,
ठीक है। लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मुराद क्या है कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, हम जो रिक्वायर्ड कर रहे हैं उसी के बराबर या उसी से ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिल रहा है तो और अच्छी बात है, उसी के बराबर मिल रहा है तब भी हमने खुद डिज़ायर किया है ना वो, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन हमारा जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तब उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। सपोज़ कि हमें 22% रिक्वायर्ड है और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से हमें पता चल रहा है कि तो 20% आ रहा है, पास्ट में इसने 20% दी है, तो इट मीन्स हम उसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो हमारे रिक्वायर्ड से बहुत कम है, इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर देखा जाए तो एडवांटेजेस में सबसे पहले है कि सिंपल मेथड के बहुत इजी मेथड है, हमने कोई इंटरपोलेट नहीं करना, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना, कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी, जस्ट पास्ट अकाउंटिंग डेटा उठाना है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ईजी कैलकुलेशन, वही बात है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। ठीक है। मैयज प्रॉफिटेबिलिटी कि हमें पास्ट से नेट इनकम वगैरह का पता चलता है, बुक वैल्यू का पता चलता है, हम देख लेते हैं कि पास्ट में कितना प्रॉफिट इसने कमाया है, ये पता चल जाता है। इजी डिसीजन मेकिंग, इसमें कोई कम्प्लेक्स हमें जहन नहीं लड़ाना, बस सबका हम अकाउंटिंग डाटा उठाएंगे, देखेंगे प्रॉफिट किस में ज़्यादा हो रहा है, उसी के बेस पर डिसीजन लेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न हमें पास्ट में मिला वो हमें ईजिली पता चल जाता है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। ठीक है, हमने पास्ट की बेस पे डिसीजन तो ले लिया, अगर सपोज़ के पास्ट में हम 1000 रुपया कमा रहे थे, 2 साल बाद भी 1000 रुपया ही कमाएंगे, तो फिर वो तो कोई अच्छा सेंसिबल बिजनेसमैन ना हुआ, क्योंकि आज जो 1000 रुपया है उसकी वैल्यू एक साल के बाद उतनी तो नहीं रहेगी ना, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहा है। फिर इग्नोर कैश फ्लोज के, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज, वही बात है कि उसको तो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उसका पता होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे फिर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कि इन फ्यूचर रिस्क भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी भी हो सकता है, वो तो हम देख ही नहीं रहे, टोटल पास्ट के बेस पे डिसीजन ले रहे हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वो हमारे पास फिफ्थ एंड लास्ट टेक्निक है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये लास्ट टेक्निक है, इसमें हम कैश फ्लोज़ की बात करेंगे। हमारे पास 5 टेक्निक्स हैं, उसमें से 4 में हम कैश फ्लोज़ की बात करते हैं, सिर्फ एक है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसमें हम कैश फ्लोज़ की बात नहीं करते और पास्ट डाटा की बात करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशो, ये क्या है? ये रेशो है। अब रेशो का क्या मतलब होता है? जिनका मैथ से थोड़ा बैकग्राउंड है उन्होंने लाजमी पढ़ा होगा, रेशो मीन्स डिवाइड। ठीक है, तो ये रेशो है, किस चीज़ के दरमियान रेशो है? रेशो बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लोज, ठीक है, टू द इनिशियल कैश आउटफ्लो। इट मीन्स कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तमाम फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज की। ठीक है, उसका जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है इनिशियल कैश आउटफ्लो, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड हो जाएगा। अब देखें, हमने इसको कहा, क्या कहा कि जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज। ठीक है, फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल कैश आउटफ्लो, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है। ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। हमने यही बात कही। तो अब जो हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज हैं वो क्या है? हमारा प्रॉफिट है ना, हमने कमाया है उससे, वो हमारा बेनिफिट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो, प्रिंसिपल अमाउंट हमने इन्वेस्ट की, वो हमारी क्या है? वो हमारी कॉस्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशो कहा जाता है। इस दूसरा नाम इसीलिए बेनिफिट कॉस्ट रेशो है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। 5 टेक्निक्स में से 4 टेक्निक्स में यही फार्मूले यूज़ होते हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग्स होती है, बाकी यही फार्मूले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज तो हमें 4 टेक्निक्स में फाइंड करनी ही करनी होती हैं। जो पे बैक पीरियड है उसमें तो हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं फाइंड करते, लेकिन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में भी हम ये फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है? इसमें क्या, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तब उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर वो लेस देन 1 है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस, कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, साथ में डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को भी कंसिडर करता है, ये भी इसका एक एडवांटेज है। कंसिडर कैश फ्लोज, ये भी इसका एक बेनिफिट है, एडवांटेज है, क्योंकि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हम ये कैश फ्लोज को नहीं कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद अब कैश फ्लोज को हम कंसिडर जब करेंगे, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद के रिस्क और अनसर्टिनिटी कम है। क्यों? क्योंकि जब हम कैश फ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, तो फोरकास्टिंग में हम तमाम थ्रेट्स को देखते हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, उस हिसाब से रिस्क और अनसर्टिनिटी को हम देख के तो अपने कैश फ्लोज को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, इसलिए ये एक बेनिफिट है। कंसिडरिंग कैश फ्लोज, ये एक बेनिफिट है इसका। ठीक है, असर्टेनमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का हमें ईजिली पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद
डिसएडवांटेज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट, कि इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट कितना होगा, ये हमें थोड़ा कैलकुलेट करना डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है इसमें। तो अगर दो प्रोजेक्ट है हमारे पास, दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, अगर दो प्रोजेक्ट हैं और दोनों की लाइफ अलग है, सपोज कि एक प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट है 10 साल का, दूसरा प्रोजेक्ट है 20 साल का, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करेंगे तो वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि एक 10 साल का है, दूसरा 20 साल का है, तो वो हमें उतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट है। तो कोई भी सिंगल टेक्निक की बेस पे हम यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकते। कोई भी सिंगल टेक्निक हमें परफेक्टली नहीं बता सकती कि आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। हमने तमाम टेक्निक्स को यूज़ करना होता है, ठीक है, और फिर देखना होता है कि कौन सी हमें ज़्यादा बेनिफिशिएंट है, कौन सा प्रोजेक्ट। अब इसमें मोस्टली कहा जाता है कि एनपीवी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ जगह ये इस तरह आर्गूमेंट्स हुए थे कि आईआरआर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आईआरआर की कुछ क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो जो डिसीजन एनपीवी की बेस पे लिए जाते हैं वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, इसलिए एनपीवी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनपीवी की बेसिस पे हम डिसीजन ले लें, तमाम टेक्निक्स को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, और कंसिडर करने के बाद फिर हम उस बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ हर वक्त एनपीवी ही बेहतर रहेगी, ठीक है। हम देख रहे होते हैं, हम एनपीवी को इसलिए देख रहे होते हैं कि एनपीवी से हमें ये पता चल जाता है कि उस प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर में हमें इतने रिटर्न मिलेंगे उसकी करंट वैल्यू कितनी है, ठीक है, उसकी करंट वैल्यू कितनी, उससे हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, कितना हमें वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ होगा। एनपीवी के जो एडवांटेजेस में यही पड़ा था ना कि वैल्यू ऑफ फर्म कितनी इंक्रीज़ होगी, कितनी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी, ये हमें इजीली पता चल जाती है, ठीक है। हमें ये पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमारी फर्म की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ होगी, हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी मैक्सिमाइजेशन होगी, ये हमें पता चल जाता है। तो अल्टीमेट गोल ही यही होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज़ करना, मार्केट प्राइस शेयर को इंक्रीज़ करना, यही गोल होता है। तो वो चीज़ हमें एनपीवी बड़ी अच्छे से बता देती है। इसलिए हर प्रोजेक्ट में हम एनपीवी लाजमी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कहा जाता है। लेकिन सिर्फ एनपीवी की बेस पे नहीं हो सकता, लेकिन एनपीवी हम कैलकुलेट लाजमी करते हैं। बेशक हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को चूज़ करें, बेशक हम आईआरआर के हिसाब से करें, पे बैक पीरियड के हिसाब से करें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से करें, लेकिन एनपीवी हम लाजमी कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हम एनपीवी कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को चूज़ करते हैं या एनपीवी के हिसाब से चूज़ करते हैं, किसके हिसाब से चूज़ करें, तो हम ये देखते हैं कि उससे वैल्यू ऑफ फर्म कितनी इंक्रीज़ हो रही है, उससे हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज हो रही है। तो वैल्यू ऑफ फर्म कितनी इंक्रीज़ हो रही है ये हमें बताती है एनपीवी है, और कोई टेक्निक नहीं बताती। तो इसलिए एनपीवी तो लाजमी कैलकुलेट करते ही करते हैं, ठीक है, ताकि देख सकें कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं या फिर किसी और टेक्निक के तहत यूज़ कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ कितनी हो रही है, और वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज़ कितनी हो रही है ये सिर्फ एनपीवी से पता चल सकता है हमें, ठीक है। तो इसलिए एनपीवी हर जगह लाजमी कैलकुलेट होती है। हम एनपीवी के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि सिर्फ एनपीवी की बेस पे करें, ठीक है। अब ये कैसे मैं समझाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इधर एक टर्म है कैपिटल रेशनिंग। अब जब मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई थी उस वक्त भी मैंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है, लेकिन ये अब प्योर कैपिटल रेशनिंग एक अलग टर्म भी है जो इसके लिए यूज़ होती है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है ना जहाँ पे एक कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक रुकावट होती है, एक रोक रुकावट होती है, ठीक है, इज़ प्लेस्ड ऑन टोटल साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इससे मुराद क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है, एक्सपेंस कौन सा होता है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से कम हो, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड से। तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, जो हम प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के 10 साल का, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल रेशनिंग क्या कहता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, के लिए हमारे पास एक लिमिट लगी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कि आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, इतना ही किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज़ के वो कह देते हैं कि इस साल आपने अगर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 1 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक पे करें, प्रोजेक्ट पे करें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट, या 2 प्रोजेक्ट पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, या 10 पे करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है। ये रुकावट है कि जी आपके पास 1 लाख ही इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि फ़ंड्स लिमिटेड होते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कहता है कि मेरे पास फ़ंड्स अनलिमिटेड हैं, जहाँ दिल करूँ मैं इन्वेस्ट करूँगा, दिल करे, वो कोई बंदा ऐसा नहीं कहता। सब कहते हैं फ़ंड्स लिमिटेड हैं,
ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट लगा देते हैं कि इतना ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जब कांस्टेंट लग गया, सपोज कि 1 लाख का लग गया है, ठीक है, या 70,000 का लग गया है, तो जब कांस्टेंट लगा तो हमने फिर ये देखना होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो 20 से का इन्वेस्ट करने की है, 50 से का इन्वेस्ट करने की है। उस 50 में से हमने कोई ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढने हैं जहाँ पे ये 1 लाख रुपये हम लगाएं तो हमें बेस्ट रिटर्न मिले, बेस्ट वैल्यू मिले, जिससे ज़्यादा हमारी फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ हो। उन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करेंगे। अब वो कौन से प्रोजेक्ट होंगे जिनसे हमारी वैल्यू सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ये पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे रोल आके प्ले करती हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स। ठीक है, वो बताती हैं कि किन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू फर्म सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको बेहतर समझ आएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि फॉर इंस्टेंस, मतलब सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पर, हमारे पास वही कांस्टेंट है अपने बजट्स पे, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक लिमिट है कि हमारे पास सिर्फ $65,000 हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं वो देखें कि ABCDEFGHH तक हैं। तो अगर इसको नंबर्स में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 8 हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें तो उसके इनिशियल कैश आउटफ्लो है 50,000, मतलब उसके 50, एक प्रोजेक्ट ए है उसकी 50,000 उस पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ठीक है, प्रोजेक्ट बी की कॉस्ट है 35, प्रोजेक्ट सी की है 30 पे, 25 पे 15, 10, 10, 1000। ठीक है, ये सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। कोई 50,000 का प्रोजेक्ट है, कोई 30,000 का है, कोई 35 का है, कोई 25 का है, कोई 15, कोई 10, कोई $1,000 का है। ठीक है, तो अब हम सब में तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन किसी एक में हमारे पास $65,000 लिमिट है, तो ये तो नहीं कि हम 50 वाले में करके तो बस 15,000 इसी तरह रखें। हमने सारा का सारा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हमें लिमिट दी गई है 65, सारा का सारा इन्वेस्ट करना है, लेकिन इनमें से किन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें ये हमें नहीं पता। ठीक है, कौन सा हमें बेस्ट रिटर्न देगा ये हमें नहीं पता। इन तमाम प्रोजेक्ट्स के हम फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, वो सारे इनफ्लोज मैंने सपोज करके एक्सेल में कैलकुलेट करके, वो अपनी तरफ से आप कोई भी सपोज कर सकते हैं कि पहले साल 2,000 मिल रहा है, पहले साल 5,000 मिल रहा है, दूसरे साल कितना मिल रहा है, तीसरे साल कितना मिल रहा है, उस तरह लाइफ भी उनकी सपोज करें। मैंने अपनी तरफ से लाइफ भी उनकी सपोज की, उनके एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज भी सपोज किए। सपोज करने के बाद मैंने इन तमाम प्रोजेक्ट्स के IRR भी फाइंड किया, NPV भी फाइंड की, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी फाइंड किया। अब आप इसका पे बैक पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3, क्योंकि जस्ट मैंने आपको समझाना है, एक एग्जांपल देनी है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती वीडियो, तो इसलिए मैंने 3 फाइंड की। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि कहाँ पे वैल्यू फर्म ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, इनिशियल कैश आउटफ्लो ये आपके सामने, और जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं, ठीक है, वो मैंने खुद से सपोज किया, एक्सपेक्टेड लाइफ भी सपोज की, तमाम प्रोजेक्ट्स की सपोज करने के बाद डिफरेंट लाइफ सपोज की करने के बाद मैंने तीनों ये सारे प्रोजेक्ट्स का IRR भी फाइंड किया, NPV भी फाइंड किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी फाइंड किया। 3 टेक्निक इस पर लगा दी, आप चाहें तो 5 भी लगा दें, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक मॉडल पेश करना है। अब ये लगाने के बाद मैं वन बाय वन तमाम टेक्निक्स के हिसाब से $65,000 पूरा इन्वेस्ट करके देखूंगा, और देखूंगा किस टेक्निक के हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अब मैंने इसमें कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मैंने कहा था कि NPV में लाजमी फाइंड करूँगा, क्यों? उससे हमें वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा बेहतर पता चलेगी। अब देखें, हमने $65,000 पूरा इन्वेस्ट करना था, तो हमने देखा IRR के हिसाब से देखा। सबसे पहले जो हमारा है उसमें रेड एंड येलो आप देख सकते हैं, देखा कि जिसकी IRR सबसे ज़्यादा है, जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज़्यादा हाई है, उन प्रोजेक्ट्स में मैंने इन्वेस्ट किया। प्रोजेक्ट F का सबसे ज़्यादा हाई था, 10,000 मैंने उधर इन्वेस्ट कर दिया, उसका IRR था 37। फिर प्रोजेक्ट C का IRR सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा हाई था 28, उसकी टोटल कॉस्ट थी 30,000, उस पर भी इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब 30 और 10 $40,000 में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरे पास रिमेनिंग है $25,000, वो मैंने प्रोजेक्ट D पे इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि उसका IRR था 26। मतलब अभी मैंने IRR के हिसाब से 3 प्रोजेक्ट चूज़ किए, क्योंकि मेरे पास $65,000 थे और IRR के हिसाब से मैं 3 पे ही इन्वेस्ट कर सकता था। ठीक है, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम IRR मिल रहा हो। तो जब मैंने IRR के हिसाब से 3 प्रोजेक्ट चूज़ किए और टोटल मैंने $65,000 इन्वेस्ट किया, तो मैंने NPV कैलकुलेट इसलिए की ताकि मुझे पता चल सके कि इस प्रोजेक्ट की वजह से वैल्यू फर्म कितनी इंक्रीज़ हो रही है,
तो पहले प्रोजेक्ट एफ की वैल्यू फॉर्म कितनी है, उससे अगर उस पर इन्वेस्ट करें वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ होगी 11,000, प्रोजेक्ट सी से 42,000 और प्रोजेक्ट डी से 1,000। तो इन सबको टोटल किया तो 54,000। मतलब कि अगर IRR के हिसाब से मैं अपने प्रोजेक्ट्स चूज़ करके उन पर इन्वेस्ट करता हूँ $65,000, तो मेरी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी इंक्रीज़ होगी, $54,000 से इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये पहली मतलब IRR के हिसाब से मैंने पहले देखा। अब मैं दूसरी टेक्निक NPV के हिसाब से देखता हूँ। ठीक है, NPV सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखता हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखा, जिन प्रोजेक्ट्स के प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे हाई था वही मैंने चूज़ किए। ठीक है, 30,000 मैंने प्रोजेक्ट सी में, प्रोजेक्ट एफ में 10,000, प्रोजेक्ट जी में 10,000, प्रोजेक्ट ई में 15,000, तो मेरे $65,000 कंप्लीट हो गया अगर मैं इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा हाई है। और मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अभी चूज़ करने देख रहा हूँ कि अगर मैं इस हिसाब से इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ होगी। NPV तो मैंने कैलकुलेट की, क्योंकि उससे मुझे ये पता चल रहा है कि इस प्रोजेक्ट से वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ होगी। तो जब मैंने तमाम प्रोजेक्ट्स की वैल्यू देखा कि इससे कितनी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो टोटल जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही थी वो 76,000। मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर मैं अपने $65,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ होगी, 76,000 से इंक्रीज़ होगी। अब अगर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में NPV के हिसाब से चूज़ करता हूँ, जिनकी NPV सबसे ज़्यादा हाई है, तो दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी NPV हाई है। एक है प्रोजेक्ट सी, फिर प्रोजेक्ट बी। एक का 42,000, दूसरे का 15,000 NPV है। ठीक है, तो ये मेरा $65,000 इन दोनों पे ही इन्वेस्ट हो जाता है। तो अब अगर मैं इन दोनों के हिसाब से NPV के हिसाब से इन दोनों प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ होगी, 57,000 से। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़ाहिर हो जाती है कि जब हमने IRR के हिसाब से प्रोजेक्ट चूज़ किए तो हमारी वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ हो रही थी, 54,000 से इंक्रीज़ हो रही थी। इन्वेस्ट कितना कर रहे थे, 65,000। जब NPV के हिसाब से की तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 57,000। इस स्लाइड में सामने लिखा हुआ है कि 57,000 हमारा इंक्रीज़ हुआ, वैल्यू फॉर्म इंक्रीज़ होगी अगर हम NPV के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो दरमियान में हमने फाइंड की थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसके हिसाब से अगर प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ होगी, 76,000। मीन्स के यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं अपना जो लिमिटेड कैपिटल हमारे पास है, तो हमारी वैल्यू फॉर्म सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो हम वही चूज़ करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चूज़ करेंगे, उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू फॉर्म सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, सबसे बेस्ट रिटर्न हमें वो बता रही है। तो ये जो एग्जांपल है क्या शो करती है, हमने जब भी इन्वेस्ट करना है तमाम टेक्निक्स को अप्लाई करना है। ठीक है, NPV तो हमें ये बता देती है ना साथ के वैल्यू फॉर्म कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो इसलिए ये हर के साथ हमें कैलकुलेट करना लाजमी होता है। तो अब सिचुएशन जो होती है इन्वेस्टमेंट की वो वेरी कर रही होती है, प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही होती है, टाइम टू टाइम वेरी कर रही होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही होती है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी कर रही होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें ये बता रही है ये एग्जांपल कैपिटल रेशनल की कि आपने कैपिटल बजटिंग की टेक्निक को यूज़ कैसे करना है और यूज़ करते हुए कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सी टेक्निक के हिसाब से इन्वेस्ट करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू फॉर्म इंक्रीज़ होगी, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। और यहाँ पे हमारा कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें कुछ अलग टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास, हमने प्रोजेक्ट की बात की तो डिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स की डेफिनेशन है, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो लॉन्ग वीडियोस नहीं सुनते। ठीक है, वो डिटेल कंसेप्ट नहीं लेते, वो शॉर्ट लेते हैं, तो इस तरह के कंसेप्ट फिर उनसे रह जाएंगे। इसलिए वो अलग वीडियो बना के अलग वीडियो पे मैंने शेयर किए हुए हैं, उस पर देख के आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। क्योंकि बाज़ टाइम इस चैप्टर के साथ, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर के साथ प्रोजेक्ट्स की कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं।